कि तुम्हारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे क्यों हैं या पॉकेट मनी हमेशा कम क्यों लगती है? बेसिकली तुम एक ही टाइम पे मूवी भी देखना चाहते हो और वीडियो गेम भी खेलना चाहते हो, पर दोनों नहीं कर सकते। यही है स्कैरसिटी और यहीं से इकोनॉमिक्स की मजेदार दुनिया शुरू होती है। बिल्कुल। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, तो सीट बेल्ट लगा लो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ऑसम ज्ञान के नगेट्स मिलते रहें, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, समझे? बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का रोड मैप बड़ा सिंपल है। हम समझेंगे ओके, एक सिंपल इकोनॉमी कैसे काम करती है, ठीक है। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब क्या, कैसे और किसके लिए प्रोड्यूस करें। द बिग 3। हाँ, फिर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर नाम के एक सुपर कूल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट वन। इसके बाद हम सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस समझेंगे। ओके, द बिग डिबेट। और आखिर में हम पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और माइक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का फर्क जानेंगे। वाह, पूरा फाउंडेशन कवर हो जाएगा। तो रेडी हो? लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते। लेट्स डू इट। टॉपिक 1, अ सिंपल इकोनॉमी। ब्रॉड माइक्रो थीम, द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वांट्स, रिसोर्सेज एंड स्कार्सिटी। सो सबसे पहले बेसिकली एक सिंपल इकोनॉमी है क्या? इसका मतलब क्या है? देखो, इसको ऐसे इमेजिन करो। एक सोसाइटी है, ठीक है? वहां लोगों को फूड, क्लोथ्स, शेल्टर जैसी बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। हाँ, बेसिक नीड्स। पर पॉइंट ये है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास सब कुछ नहीं होता, मतलब अनलिमिटेड नहीं होता। ओके, सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बस इतना सिंपल है। सिंपल है ना? तो इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो? एकदम सही। सोचो एक किसान परिवार के बारे में, एक फार्मर फैमिली। ठीक है। उनके पास क्या है? एक जमीन का टुकड़ा, कुछ अनाज, थोड़े फार्मिंग के औजार और परिवार के मेंबर्स की लेबर सर्विसेज। राइट, ये उनके रिसोर्सेज हो गए। एग्जैक्टली। अब वो इन रिसोर्सेज का यूज करके कौन उगा सकते हैं? मेक सेंस। फिर उस कौन में से कुछ तो वो खुद के कंजम्पशन के लिए रखेंगे हाँ, पेट भरने के लिए। और बाकी बेचकर कपड़े या घर जैसी दूसरी जरूरतें पूरी करेंगे। अच्छा, तो आपस में लेन देन, एक्सचेंज। यही एक सिंपल इकोनॉमी का कोर है। चलो इस आइडिया को थोड़ा और अनपैक करते हैं। मतलब हर कोई कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे किसान अनाज, वीवर कपड़ा, टीचर एजुकेशन। बिल्कुल पर हर किसी को चाहिए बहुत कुछ। एक टीचर को कपड़े भी चाहिए और अनाज भी। करेक्ट। यहीं से एक्सचेंज का आइडिया आता है, राइट? एकदम। और ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि यहीं से इकोनॉमिक्स की आई वुड से सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। और वो क्या है? स्कैरसिटी। स्कैर्सिटी। किसी के भी पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। उस किसान परिवार के पास लिमिटेड जमीन है, इसलिए वो अनलिमिटेड कॉर्न नहीं उगा सकता। राइट। रिसोर्सेज की इसी कमी की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। हमेशा याद रखना, स्कैरसिटी लीड्स टू चॉइस। स्कैर्सिटी लीड्स टू चॉइस। ओके, तो स्कैर्सिटी है इसलिए चॉइस करनी पड़ती है। मतलब अगर उस किसान परिवार को एक बड़ा घर चाहिए, तो हो सकता है उन्हें कुछ और जमीन खरीदने का प्लान छोड़ना पड़े। इज दैट अ ट्रेड ऑफ? एग्जैक्टली, दैट्स अ क्लासिक ट्रेड ऑफ। अगर बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन चाहिए तो शायद कुछ लग्जरीज छोड़नी पड़ेंगी। इट्स ऑलवेज अबाउट ट्रेड ऑफ्स। और ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता होगा, हम गेसिंग। बिल्कुल नहीं, ये पूरी सोसाइटी के लेवल पर भी सच है। सोसाइटी एज अ होल के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। राइट। इसलिए सोसाइटी को भी डिसाइड करना पड़ता है कि इन स्केर्स रिसोर्सेज को अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कैसे एलोकेट किया जाए। सो दो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, अगर मैं सही समझ रही हूँ। बताओ। पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन, मतलब उनको कहाँ लगाएं। हाँ। और दूसरा, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। एब्सोल्युटली परफेक्ट। एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यही दो पिलर्स हैं। इसका कोई डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल? अरे बिल्कुल, ये तुम्हारी डेली लाइफ में भी दिखता है। मान लो तुम्हारे पास लिमिटेड पॉकेट मनी है, हाँ, हमेशा ही रहती तो है। वो पॉकेट मनी तुम्हारा स्केर्स रिसोर्स है। अब तुम उससे पिज्जा खाओगे या कोई बुक खरीदोगे, चॉइस। वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी एलोकेशन डिसीजन है। गॉट इट। यही प्रॉब्लम ऑन अ मच लार्जर स्केल नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट फेस करती है। हेल्थ पर ज्यादा खर्च करें या डिफेंस पर, वाओ, तो प्रॉब्लम सेम है, बस स्केल बदल जाता है। स्केल बदल जाता है। सो इन शॉर्ट, अ सिंपल इकोनॉमी हमें सिखाती है कि स्कैरसिटी यूनिवर्सल है और इसी वजह से एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जो इकोनॉमिक्स का कोर है। कूल ना? बहुत कूल। यही फाउंडेशन है। आप कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। श्योर, गो अहेड। स्कैरसिटी का रियल मीनिंग क्या है? क्या इसका मतलब है कि कोई चीज रेयर है, मतलब मुश्किल से मिलती है? गुड क्वेश्चन। जरूरी नहीं। स्कैर्सिटी का मतलब है कि हमारी वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अच्छा, कंपैरिजन में। हाँ, जैसे हवा फ्री है, रेयर नहीं है ना? पर एक पोल्यूटेड सिटी में क्लीन एयर स्केर्स हो सकती है, क्योंकि वहां क्लीन एयर की वांट उसकी अवेलेबिलिटी से ज्यादा है। समझे? समझ गई। तो इट्स अबाउट डिमांड वर्सेस सप्लाई इन अ वे। इन अ वेरी ब्रॉड सेंस, यस। ओके। गुड्स और सर्विसेज में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? गुड्स टैंजिबल होते हैं, जैसे कपड़े या खाना, जिन्हें तुम छू सकती हो। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। यस। सर्विसेज इंटैंजिबल होती हैं, जैसे डॉक्टर का इलाज या टीचर की पढ़ाई। तुम उसको फील कर सकती हो, बेनिफिट ले सकते हो, पर छू नहीं सकती। गॉट इट। टैंजिबल वर्सेस इनटैंजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे लैंड? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसोर्सेज में लैंड, लेबर, टूल्स, मशीनरी सब कुछ आता है जो दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के काम आए। अच्छा। इवन ह्यूमन स्किल्स आर अ रिसोर्स।
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिमाग एक बहुत बड़ा रिसोर्स है इस करता है। यस एब्सोल्युटली, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। हो सकता है उसके पास पैसे बहुत हो बट टाइम तो लिमिटेड है ना। सिर्फ 24 घंटे? सिर्फ 24 घंटे। ही हैज टू चूज हाउ टू एलोकेट हिज टाइम। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। ब्रिलियंट। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर, एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है? देखो, एलोकेशन का मतलब है रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में लगाना। फॉर एग्जाम्पल, कितनी जमीन कौन उगाने में लगेगी। ओके, द इनपुट साइड। यस। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट को लोगों में बांटना, जैसे उगा हुआ कौन किसे कितना मिलेगा। द आउटपुट साइड। एग्जैक्टली। एलोकेशन इज अबाउट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इज अबाउट कंजम्पशन। Now, pause and practice saying, scarcity of resources gives rise to the problem of choice, which leads to two basic economic problems, allocation and distribution. छोटा सा रिकैप करें हाँ, please. इन शॉर्ट, क्योंकि हमारी जरूरतें अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड, हमें चॉइसेस करनी पड़ती है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज और डिस्ट्रीब्यूट करें। Perfect. Topic 2, central problems of an economy. ब्रॉड माइक्रो थीम, द 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस एवरी इकोनॉमी मस्ट आंसर। Okay, तो अब जब हम scarcity, choice, allocation ये सब समझ गए, तो हर इकोनॉमी को, हाँ। as in हर इकोनॉमी को, 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। हाँ, द बिग 3। इन्हें ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। बेसिकली ये 3 बिग क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक आइलैंड पर एक कम्युनिटी स्टार्ट कर रही हो। ओके, डिजर्टेड आइलैंड। हाँ, तुम्हारे पास कुछ लकड़ी है, कुछ फल हैं और थोड़े टूल्स हैं। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा, नंबर 1, क्या बनाएं, घर बनाएं या नाव बनाएं। शेल्टर वर्सेस ट्रांसपोर्ट। राइट। नंबर 2, कैसे बनाएं, हाथों से बनाएं या टूल से। लेबर वर्सेस टेक्नोलॉजी। एंड नंबर 3, किसके लिए बनाएं, सबके लिए बराबर बनाएं या जो ज्यादा काम करे उसके लिए ज्यादा। इक्विटी वर्सेस इंसेंटिव्स, आई गेस। यही 3 सवाल हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये लाइफ की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और इन सबके कोर में, जैसा हमने डिस्कस किया, स्केर्सिटी है, जिससे चॉइस की प्रॉब्लम आती है। चलो इन 3 बिग प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखते हैं। जरूर। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका जवाब ही किसी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। कैसे? देखो, एक देश कार ज्यादा बनाता है या फूड, ये उसकी डिसीजंस पर डिपेंड करता है। राइट। ये भी एक चॉइस है। इन्हीं चॉइसेस से इकोनॉमी का चेहरा बनता है। गॉट इट। तो पहला सवाल, द फर्स्ट वन, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन एंड व्हाट क्वांटिटीज। क्या बनाएं और कितना। हाँ, इसमें चॉइसेस क्या हैं? क्या हम फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग जैसे बेसिक गुड्स ज्यादा बनाएं या लग्जरी गुड्स। बिल्कुल। एक तरफ जरूरत, दूसरी तरफ कंफर्ट। या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स ज्यादा बनाएं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फार्मर वर्सेस फैक्ट्री। एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा रिसोर्सेज लगाएं या मिलिट्री सर्विसेज पर। बुक्स वर्सेस गन्स। ये क्लासिक डिलेमा है। सो मेनी चॉइसेस। एक और थी इसमें, कंजम्पशन गुड्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट गुड्स। इसका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंजम्पशन गुड्स वो हैं जो अभी की वांट सेटिस्फाई करते हैं, जैसे पिज्जा। ओके, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट गुड्स वो हैं जैसे पिज्जा ओवन, जो फ्यूचर में और पिज्जा बनाने में मदद करेंगे। फ्यूचर ग्रोथ। तो सोसाइटी को चूज करना है, आज की सेटिस्फैक्शन या कल की ग्रोथ। फैसिनेटिंग। चलो दूसरे सवाल पर आते हैं। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। कैसे बनाएं? हाँ, हर सोसाइटी को डिसाइड करना होता है कि प्रोडक्शन में कौन से रिसोर्सेज यूज करें। जैसे? क्या हम मोर लेबर यूज करें या मोर मशीन्स। इसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अच्छा, लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा लोग कम मशीन, कैपिटल इंटेंसिव मतलब ज्यादा मशीन कम लोग। करेक्ट। और कौन सी अवेलेबल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, खेती हल से करें या ट्रैक्टर से। राइट। एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक मॉडर्न। और हर चॉइस के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एफिशिएंसी, सब पे असर पड़ता है। ओके। और तीसरा और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, हाँ, फॉर हुम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। किसके लिए बनाएं? इन इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूस हुआ वो लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। किसे ज्यादा मिलेगा, किसे कम। क्या सबको बेसिक कंजम्पशन जैसे खाना मिलना इंश्योर किया जाना चाहिए। क्या एलिमेंट्री एजुकेशन और बेसिक हेल्थ सर्विसेज सबके लिए फ्री होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो हम हर दिन देखते हैं। बिल्कुल। इंडिया में जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के थ्रू गरीबों को अनाज मिले। हाँ, राशन शॉप्स। वो फॉर हुम का आंसर है। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, वो व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस पर फोकस करता है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं। तो ये सब रियल वर्ल्ड पॉलिसीज हैं। व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, याद रखना। एब्सोल्युटली, नो एस्केप। अब इस पर कुछ सवाल हो जाए। लेट्स डू इट। आपने व्हाट टू प्रोड्यूस में कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स के बीच चॉइस की बात की। इसका थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं? जरूर। इमेजिन एक कंट्री है, उसके पास 100 करोड़ है। वो इससे या तो एक बुलेट ट्रेन इन्वेस्टमेंट गुड बना सकती है जो अगले 50 साल तक इकोनॉमिक ग्रोथ देगी, फ्यूचर बेनिफिट। या फिर वो 100 करोड़ से लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन गुड दे सकती है जिससे उनकी आज की लाइफ आसान हो जाएगी। टुडेज बेनिफिट। तो इट्स अ चॉइस बिटवीन टुडे एंड टुमारो। एग्जैक्टली। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कपड़े बनाना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
एक तरीका है कि बहुत सारे वर्कर्स हाथ से सिलाई करें, ठीक है। ये लेबर इंटेंसिव है। दूसरा तरीका है कि बड़ी बड़ी ऑटोमेटेड स्विंग मशीन्स यूज की जाएं और वर्कर्स कम हो, ये कैपिटल इंटेंसिव है। इंडिया में लेबर ज्यादा है तो हम अक्सर लेबर इंटेंसिव मेथड्स प्रेफर करते हैं। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, गॉट इट। अच्छा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या सोसाइटी में इनइक्वालिटी पैदा कर सकता है? ओह यस, इट एब्सोल्युटली कैन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए तो जिसके पास ज्यादा परचेसिंग पावर है उसे ज्यादा मिलेगा। मतलब अमीर और अमीर होगा। हाँ, इसलिए गवर्नमेंट्स ऑफन इंटरवीन टू इंश्योर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक है, क्या ये तीनों प्रॉब्लम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है? डीपली कनेक्टेड। हमने पहले भी टच किया था। अगर आप लग्जरी कार्स बनाने का डिसाइड करते हैं तो आपको हाईटेक मशीन्स यूज करनी पड़ेंगी, और ये कार्स हाई इनकम ग्रुप के लिए ही होंगी। देखा, दे आर अ चेन। वाओ। हाँ, एक डिसीजन दूसरे को फोर्स करता है। लास्ट क्वेश्चन, क्या टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को इफेक्ट करता है? इफेक्ट, वो तो उसको रीडिफाइन कर देता है। न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के नए और मोर एफिशिएंट तरीके देती है। ट्रैक्टर ने फार्मिंग का तरीका बदल दिया, इंटरनेट ने सर्विसेज डिलीवर करने का। टेक्नोलॉजी इज अ गेम चेंजर फॉर द हाउ क्वेश्चन। Now pause and try to explain the 3 central problems of an economy in your own words. Just the 3 questions. What, how and for whom. Practice. छोटा सा रिकैप इसका भी। हाँ, इन शॉर्ट, हर इकोनॉमी को ये 3 फंडामेंटल चॉइसेस करनी पड़ती हैं। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। simple and clear. Topic 3. Production Possibility Frontier, PPF. ब्रॉड माइक्रो थीम, विजुअलाइजिंग स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Okay, get ready for a cool visual tool. मुझे ग्राफ्स पसंद है। Production Possibility Frontier या PPF. हाँ, ये एक कर्व है। और ये करता क्या है? ये 2 गुड्स के उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो एक इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकती है। एक शर्त है इसमें, राइट? हाँ, प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हों। It's like a menu of production choices for the economy. A menu of production choices. I like that. Let's stick to the book's example to make it easy. Imagine an economy that can produce only 2 things, corn and cotton. ठीक है, कॉर्न और कॉटन। अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज सिर्फ कॉटन बनाने में लगा दे तो 10 यूनिट्स कॉटन बना सकती है और 0 कॉर्न। ओके, एक एक्सट्रीम पॉइंट। और अगर सारे रिसोर्सेज कॉर्न में लगा दे तो 4 यूनिट्स कॉर्न और 0 कॉटन। दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट। और इनके बीच में भी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे? जैसे 1 यूनिट कॉर्न और 9 यूनिट्स कॉटन, या 2 यूनिट्स कॉर्न और 7 यूनिट्स कॉटन। अच्छा, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ही पीपीएफ है। पर ये सिर्फ एक ग्राफ नहीं है दोस्त, ये स्कैसिटी की कहानी बताता है। बिल्कुल। पीपीएफ के बाहर का कोई भी पॉइंट अनअटेनेबल है। क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। करेक्ट, वो अभी के लिए एक सपना है। और पीपीएफ के अंदर का पॉइंट पॉसिबल है पर इनएफिशिएंट है। मतलब हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, जैसे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब हम अपनी फुल पोटेंशियल पर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। गॉट इट। तो हमेशा पीपीएफ पर रहना इज द गोल। एग्जैक्टली। और पीपीएफ हमें इकोनॉमिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता है, जिसका मैं वेट कर रही थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट चॉइस और ट्रेड ऑफ से डायरेक्टली जुड़ा है। अच्छा, सो व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? थोड़ा समझाओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। थोड़ा सिंपल करके। जो तुमने पाने के लिए छोड़ दिया, उस छोड़ी हुई चीज की वैल्यू। अच्छा, पीपीएफ के एग्जांपल में जब इकोनॉमी 0 कॉर्न एंड 10 कॉटन से 1 कॉर्न एंड 9 कॉटन पर मूव करती है, ओके, तो 1 यूनिट कॉर्न पाने के लिए उसे 1 यूनिट कॉटन छोड़ना पड़ा। राइट। तो उस 1 यूनिट कॉर्न की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 यूनिट ऑफ कॉटन। सिंपल इनफ। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब हम 1 से 2 यूनिट कॉर्न पर जाते हैं तो हमें 2 यूनिट्स ऑफ कॉटन 9 से 7 छोड़ने पड़ते हैं। हाँ। और 2 से 3 यूनिट कॉर्न पर जाने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ कॉटन 7 से 4 छोड़ने पड़ते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों? एग्जैक्टली। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, टेक्निकल टर्म। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज हर काम के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। मतलब? सोचो, कुछ जमीन कॉर्न के लिए बेहतर होगी, कुछ कॉटन के लिए। राइट, डिफरेंट सॉइल टाइप्स। जब आप ज्यादा से ज्यादा कॉर्न उगाते हैं तो आपको वो जमीन भी यूज करनी पड़ती है जो एक्चुअली कॉटन के लिए बेस्ट थी, तो आपका लॉस बढ़ता जाता है। So you sacrifice more and more of the other good. This is a brilliant concept. है ना? So this isn't just theory. If a government decides to build more roads, the opportunity cost is the hospitals or schools that could have been built with that same money and labor. Absolutely. It's a real world trade-off governments face every single day. To sum up, the PPF is a powerful graphical representation of an economy's production capacity, हाँ, showing the concepts of scarcity, efficiency, trade-offs, and opportunity cost all in one picture. you've summarized it perfectly. Let's go to quick Q&A on PPF. Fire away. PPF curve downward sloping क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं। एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। देयर इज अ ट्रेड ऑफ। सिंपल। ओके, अगर इकोनॉमी में न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए तो पीपीएफ का क्या होगा? ग्रेट क्वेश्चन। द एंटायर पीपीएफ विल शिफ्ट आउटवर्ड्स, राइट की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम सेम रिसोर्सेज से दोनों गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके,
What does a point inside the PPF, like 2 units corn and 3 units cotton, represent? It represents underutilization or inefficient use of resources. Economy is producing less than its potential. जैसे unemployment? हाँ, unemployment is a classic example. क्या opportunity cost को हमेशा मनी में मेजर किया जाता है? नहीं, इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है अ फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव। जैसे कॉलेज जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ फीस नहीं है, तो और क्या है? बल्कि वो सैलरी भी है जो तुम जॉब करके कमा सकती थी उन 4 सालों में। समटाइम्स इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉस्ट। Wow, that's a deep way to think about it. Last question. PPF concave to the origin, board outwards, क्यों होता है? जैसा हमने डिस्कस किया, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बढ़ती जाती है क्योंकि रिसोर्सेज परफेक्टली अडेप्टेबल नहीं होते। Specialized resources. Got it. Okay, time for a challenge. Pause and practice saying, the production possibility frontier shows the trade-offs an economy faces and its downward slope illustrates opportunity cost. मिनी रिकैप टाइम। Yes, इन शॉर्ट, पीपीएफ स्कासिटी को विजुअली दिखाता है और हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फंडामेंटल आइडिया सिखाता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। couldn't have said it better. Topic 4. Organization of economic activities. ब्रॉड माइक्रो थीम, हु डिसाइड्स, गवर्नमेंट वर्सेस द मार्केट। So we know the 3 central problems: what, how, and for whom. पर इनके आंसर्स देगा कौन? Who decides? बेसिकली 2 एक्सट्रीम वेज है ना? हाँ, 2 ऑपोजिट पोल्स। या तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट सब कुछ प्लान करे, द टॉप डाउन अप्रोच, या फिर इंडिविजुअल्स की फ्री इंटरैक्शन यानी मार्केट पर छोड़ दिया जाए। द बॉटम अप अप्रोच। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? For a centrally planned economy, a classic example is the former Soviet Union या China for a major part of the 20th century. वहां क्या होता था? वहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितनी कार्स बनेंगी और कितनी ब्रेड। टोटल कंट्रोल। हाँ, फॉर अ मार्केट इकोनॉमी द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ गुड एग्जाम्पल। वहाँ कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट मोटिव्स डिसीजंस ड्राइव करते हैं। ओके, तो लेट्स अनपैक दीज 2 सिस्टम्स। एक तरफ है बिग बॉस गवर्नमेंट जो सब कंट्रोल कर रही है, हाँ, और दूसरी तरफ है द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ्स फेमस टर्म। ये इतना मैटर क्यों करता है कि सिस्टम कौन सा है? This matters because the choice of economic system deeply impacts individual freedom, economic efficiency, and social welfare. It determines who has power and how resources are controlled. तो पहले द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को देखते हैं। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, सब कुछ। हाँ, the goal is often what is thought to be desirable for the society as a whole. फॉर एग्जाम्पल, For example, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसे एडिक्वेटली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट खुद स्कूल्स खोल सकती है या प्राइवेट प्लेयर्स को इंड्यूस कर सकती है। The aim can also be an equitable distribution of goods. ठीक है। अब इसके ऑपोजिट, द मार्केट इकोनॉमी। इसके ऑपोजिट, मार्केट इकोनॉमी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट के थ्रू ऑर्गेनाइज होती हैं। मार्केट की डेफिनेशन क्या है यहाँ? A market is an institution where individuals can freely exchange goods and services. बट वेट, अगर मिलियंस ऑफ लोग अपने अपने डिसीजंस ले रहे हैं तो केओस क्यों नहीं होता? कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? The magic ingredient is prices. प्राइसेस? Prices act as signals. अगर लोग किसी गुड की ज्यादा डिमांड करते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ओके, This signals to producers that society wants more of that good, so they increase production. Prices coordinate the activities of millions. वाओ, सो प्राइस इज लाइक अ मैसेंजर। A very efficient messenger. But in reality, most economies are not purely one or the other, right? They're not black and white. Exactly. In reality, all economies are mixed economies. Mixed. They combine elements of both. कुछ important decisions government लेती हैं, but economic activities are largely conducted through the market. India is a prime example. Prime example. Since independence, the government played a major role, but in the last few decades, the market's role has increased significantly. So, when we talk about privatization or government schemes for the poor, we are basically debating the right mix in our mixed economy. Cool, na? That is precisely the debate. What is the right mix for India? To conclude, the central problems can be addressed by central planning or market mechanisms. Huh. But most countries choose a pragmatic middle path, creating a mixed economy to balance efficiency and social welfare. A perfect summary? Let's do some cross-questioning on this. Market का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या सब्जी मंडी है? नहीं. Economics में market का मतलब कोई physical place होना जरूरी नहीं है. तो क्या है? It's a set of arrangements that allow buyers and sellers to interact. Online shopping on Amazon is a market. The stock exchange is a market. Got it. It's a system, not a place. Centrally planned economy का potential drawback क्या हो सकता है? Lack of efficiency and information. एक सेंट्रल अथॉरिटी के लिए मिलियंस ऑफ पीपल की वांट्स एंड नीड्स को एक्यूरेटली गेस करना एंड प्रोडक्शन कोऑर्डिनेट करना बहुत डिफिकल्ट है। Information problem. ह्यूज इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। ठीक है। और मार्केट इकोनॉमी का पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या है? इट कैन लीड टू हाई इनइक्वालिटी और मार्केट्स शायद पब्लिक गुड्स जैसे नेशनल डिफेंस या क्लीन एयर ऐसी चीजें इनफ प्रोड्यूस ना करें। क्यों? क्योंकि इनसे प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। कोई कंपनी पूरे देश के लिए हवा साफ क्यों करेगी? उसको पैसे कौन देगा? राइट। द फ्री राइडर प्रॉब्लम। करेक्ट। प्राइस सिग्नल्स कैसे काम करते हैं? एक सिंपल एग्जांपल दो। इमेजिन एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ और सबको वो चाहिए।
डिमांड इज हाई, ओके उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये हाई प्राइस दूसरी कंपनीज को सिग्नल देगी, हे यहाँ बहुत प्रॉफिट है, अच्छा तो वो भी वैसे ही फोन्स बनाना शुरू कर देंगे, जिससे सप्लाई बढ़ेगी और इवेंचुअली प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे। सो इट्स सेल्फ करेक्टिंग। इन मेनी वेज यस। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया में गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस होने का क्या मतलब है? इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, जहां बहुत से सेक्टर्स जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे, उन्हें प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया। जैसे टेलीकॉम। टेलीकॉम इज अ ग्रेट एग्जांपल। इससे मार्केट का रोल प्राइसेस सेट करने में और रिसोर्सेज एलोकेट करने में बढ़ गया। Now pause and practice explaining the difference between a centrally planned and a market economy to a friend. Use the words government and prices. And for a mini recap, Yes, please. in short, societies organize economic activity through either central planning, government control, or markets, price signals. But most modern economies are a mix of both. Topics 5 and 6. Positive versus normative and micro versus macro. Broad micro theme, the two branches and two approaches of economics. Okay, last two concepts for today, and they are super important for understanding how economists think. Let's start with positive versus normative economics. Zarur. Positive economic analysis studies how an economic mechanism functions. It deals with facts and cause and effect relationships. So it's about what is facts. Ha. It's objective. Iske opposite, normative economic analysis tries to evaluate whether these mechanisms are desirable or not. Acha. It involves value judgments. It's about what ought to be. So it's subjective, opinions. Correct. What is versus what should be. And what about micro versus macro? ये भी एक डिवीजन है। माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, जैसे एक सिंगल कंज्यूमर या एक सिंगल फर्म, और ये कि प्राइसेस एक स्पेसिफिक मार्केट में कैसे डिटरमाइन होते हैं। So it's zoomed in. बिल्कुल। मैक्रोइकोनॉमिक्स लुक्स एट द इकोनॉमी एज अ होल. It focuses on aggregate measures like total output, GDP, unemployment, and inflation. Zoomed out. The big picture. The big picture. चलो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. So a positive statement would be, raising the minimum wage might increase unemployment among young workers. ये एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस है. हम डेटा से चेक कर सकते हैं. Right. It can be proven true or false. A normative statement would be, the government should raise the minimum wage to ensure a fair standard of living. हाँ, यहाँ should आ गया, that's a value judgment. exactly. और micro versus macro के लिए, studying how the price of sugar is determined, एक single product. Is microeconomics studying why the overall price level in the country is rising? Inflation पूरी इकोनॉमी की बात. is macroeconomics. Perfect. Think of these as two pairs of glasses. एक pair positive normative हमें facts और opinions के बीच का फर्क देखने में हेल्प करता है. Right. और दूसरा पेयर मैक्रो हमें इंडिविजुअल ट्रीज पर जूम इन करने या पूरे फॉरेस्ट को देखने में हेल्प करता है. A very good analogy. ये डिस्टिंक्शन जरूरी क्यों है? This distinction is crucial for clear thinking. जब लोग इकोनॉमिक पॉलिसी डिबेट करते हैं, वो अक्सर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को मिक्स कर देते हैं, जिससे कंफ्यूजन होता है। राइट. सिमिलरली, एक सोल्यूशन जो माइक्रो लेवल पर काम करता है, जरूरी नहीं कि मैक्रो लेवल पर भी काम करे। जैसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट वाला एग्जांपल. बिल्कुल, जो हमने पहले डिस्कस किया था। So to be clear, this book is an introduction to microeconomics. Yes, we are studying the trees. हम इंडिविजुअल मार्केट्स, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स पर फोकस कर रहे हैं। और मैक्रोइकोनॉमिक्स बिग पिक्चर देखता है, जैसे जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, प्राइस स्टेबिलिटी. करेक्ट। और ये एग्रीगेट्स कैसे डिटरमिन होते हैं और टाइम के साथ कैसे चेंज होते हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो हम न्यूज में रोज देखते हैं. एवरी सिंगल डे। Every time you read a newspaper headline like RBI raises interest rates to control inflation, that's a macroeconomic story. मैक्रो, When you read price of onions skyrockets due to low supply, that's a microeconomic story. माइक्रो। So understanding these distinctions helps one become a more critical and informed thinker about economic issues. हाँ, आप फैक्चुअल क्लेम्स को पॉलिसी रिकमेंडेशन से अलग कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि कोई इशू इंडिविजुअल मार्केट्स का है या पूरी इकोनॉमी का। Let's do a final round of cross questioning. रेडी। Yes, India is a high growth economy. Is this positive or normative? It's a positive statement. It can be verified with data on GDP growth rates. सही या गलत हो सकता है, पर है positive. ठीक है. The government should provide free healthcare to all. Positive or normative? Normative. The word should implies a value judgment about what is desirable. Perfect. Is the study of a single company's hiring decisions micro or macro? Microeconomics because it's about an individual decision-making unit, a firm. And what about studying the national unemployment rate? That's macroeconomics, as it's an aggregate measure for the economy as a whole. Can positive and normative economics ever conflict? The analysis itself doesn't conflict. पर positive analysis की findings हो सकता है politically या ethically किसी को desirable ना लगें। अच्छा. For example, positive analysis शायद दिखाए कि एक policy efficient है पर inequality बढ़ाती है। इससे एक normative debate शुरू हो जाएगी कि उसको implement करें या नहीं। I see. So the facts inform the value-based debate. Precisely. Okay, last practice. Pause and create one positive and one normative statement about your pocket money. Then give one micro and one macro examples related to your school. Let's do a final mini recap for these two. Please. In short, positive economics describes what is, normative prescribes what should be. Microeconomics zooms in on individuals and markets, while macroeconomics looks at the whole economy. Wow.
What a journey, दोस्त. So let's quickly recap what we've learned today. चलो करते हैं. Broad micro theme, the foundation of economics, wants, resources and scarcity. सबसे पहले हमने देखा कि scarcity ही economics की जड़ है, जो हमें चॉइस करने पर मजबूर करती है. बिल्कुल. हर इकोनॉमी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करती है. What, how and for whom to produce. The big three, yes. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक ऑसम टूल है जो स्कैसिटी, ट्रेड-ऑफ्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाता है. The visual guide. सोसाइटीज इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेंट्रली प्लान्ड या मार्केट सिस्टम्स यूज करती हैं, पर असल में ज्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं. The real world is a mix. फाइनली हमने पॉजिटिव व्हाट इज वर्सेस नॉर्मेटिव व्हाट शुड बी इकोनॉमिक्स और माइक्रो इंडिविजुअल वर्सेस मैक्रो होल इकोनॉमिक्स का फर्क समझा. A solid foundation. अब थोड़ा काम लिसनर्स के लिए. इन आइडियाज को ट्रूली अपना बनाने के लिए जरा इन सवालों के बारे में सोचो. ओके, लेट ऑन अस. नंबर 1, अपनी डेली लाइफ से स्कैरसिटी के 3 एग्जांपल्स बताओ. इजी बट इंपॉर्टेंट. नंबर 2, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम का एक करंट एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी में क्या है. ओह, दैट्स अ गुड वन. 3, अगर तुम एक दिन के लिए देश के प्लानर बन जाओ तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करोगे. बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. 4, पीपीएफ का यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे दिखाओगे, ग्राफ पे क्या होगा. द शिफ्ट. 5, इंडिया की इकोनॉमी को मिक्स्ड क्यों कहा जाता है, एक एक एग्जांपल दो गवर्नमेंट और मार्केट के रोल का. गुड प्रैक्टिकल क्वेश्चन. एंड नंबर 6, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो और उसमें से एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. That's a great exercise. And here's your final challenge. अगले 24 घंटों में अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो यूजिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल. देखते हैं कितना समझे. हाँ, ये जरूर करना. और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ. गो फॉर इट. अगर टेक्नोलॉजी फ्यूचर में स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर दे तो क्या इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इरेलेवेंट हो जाएगा. थोड़ा सोच लो. वाओ, दैट्स अ माइंड बेंडर. अमेजिंग. उम्मीद है आप सबको आज की इस गहरी डुबकी में मजा आया होगा. आई होप सो टू. If you loved this, don't forget to subscribe, hit that like button and share this with a friend जो इकोनॉमिक्स से डरता है. Comment section में बताओ कि अगला कौन सा टॉपिक अनपैक करें. Until next time, keep learning and stay curious. सोचो तुम एक सुपर कूल वीडियो गेम भी खरीदना चाहते हो और अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक पिज्जा पार्टी भी थ्रो करना चाहते हो. दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है. एग्जैक्टली. दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है. कैसे डिसाइड करोगे? व्हाट विल यू चूज? बस यही डिसीजन मेकिंग, यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक्स की दुनिया का एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड गेस व्हाट? इसके पीछे पूरी साइंस है. हाँ, पूरी साइंस है दोस्त. आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन को स्मैश करो. हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि कोई अपडेट मिस ना हो. और इस नॉलेज पैक जर्नी के लिए लाइक तो बनता है. चलो शुरू करते हैं. बिल्कुल. वेलकम एवरीवन. आज हम एक बहुत डिटेल चर्चा करेंगे ऑन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. कहाँ से शुरू करें? हम स्टार्ट करेंगे यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से, उसके टाइप्स कार्डिनल और ऑर्डिनल. फिर हम समझेंगे कि आखिर एक कंज्यूमर का बजट क्या होता है और वो अपना बेस्ट चॉइस यानी ऑप्टिमल चॉइस कैसे करता है. Okay. इसके बाद आएगा अहम टॉपिक डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और मार्केट डिमांड. और एंड में वील एक्सप्लोर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो रेडी हो? एब्सोल्युटली रेडी. लेट्स बिगिन. चलो. ओके, लेट्स अनटैक दिस. टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, मतलब हम और तुम यानी कंज्यूमर्स, अपनी लिमिटेड इनकम को अलग अलग चीजों पर कैसे खर्च करते हैं. टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. एग्जैक्टली, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. इसमें 2 चीजें मैटर करती हैं. एक, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस यानी कंज्यूमर को क्या पसंद है, जैसे तुमको मैंगो ज्यादा पसंद है या बनानास. ओके. और दूसरा, कंज्यूमर्स बजट, मतलब उसकी इनकम कितनी है और चीजों की प्राइसेस क्या हैं. और इसको समझने के 2 मेन अप्रोचेस हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ऑर्डिनल. लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट वन. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. यूटिलिटी. यूटिलिटी बेसिकली किसी भी चीज की वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी है. वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी. हाँ, जितनी ज्यादा जरूरत या द स्ट्रॉन्गर द डिजायर टू हैव इट, उतनी ज्यादा यूटिलिटी. सिंपल है ना? हाँ, बिल्कुल सिंपल. सोचो तुम रेगिस्तान में हो, एक ग्लास पानी की यूटिलिटी कितनी हाई होगी? इन्फिनिटली हाई शायद. एग्जैक्टली. बट द सेम ग्लास ऑफ वाटर जब तुम ऑलरेडी एक स्विमिंग पूल में हो तो उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं होगी. बिल्कुल नहीं. तो ये सब्जेक्टिव है. इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम. कूल ना? दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल. नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन. इंट्रोडक्शन ये है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एक ऐसा अप्रोच है जो एज्यूम करता है कि हम सैटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं. नंबर्स में? हाँ. फॉर इंस्टेंस, I got 10 units of utility from this chocolate. अब ये एक थोड़ा हाइपोथेटिकल आइडिया है, बट इससे कोर कॉन्सेप्ट समझने में काफी आसानी होती है. बैकग्राउंड क्या है इसका? मतलब ये आइडिया आया कहाँ से? ये अर्ली इकोनॉमिक्स का तरीका था कंज्यूमर बिहेवियर को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने का. वो हर चीज के लिए एक साइंटिफिक मॉडल बनाना चाहते थे, इवन फॉर समथिंग एज पर्सनल एज सैटिस्फैक्शन. सो व्हाट्स द कोर लॉजिक? द मेन आइडिया ये है कि हर चीज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट दे सकते हैं जिसे यूटिल कहते हैं,
और याद रखना, दिस नंबर इज सब्जेक्टिव। एक चॉकलेट जो तुमको 50 यूटिल्स दे, हो सकता है मुझे सिर्फ 20 दें। राइट। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इससे हम समझ पाते हैं कि लोग एक चीज के लिए दूसरी से ज्यादा पे करने को क्यों तैयार होते हैं। अगर एक मूवी टिकट तुमको एक बुक से ज्यादा यूटिल्स दे, तो तुम टिकट के लिए ज्यादा स्पेंड करोगे। ओके। सो इन अ नटशेल, कार्डिनल यूटिलिटी एक थियोरेटिकल टूल है, अ वे टू क्वांटिफाई सैटिस्फैक्शन, ताकि हम बड़े इकोनॉमिक मॉडल्स बना सके। ओके, पहला सवाल, इन रियल लाइफ हम कभी नहीं कहते कि इस बर्गर ने मुझे 30 यूटिल्स दिए, तो इसकी प्रैक्टिकल यूज क्या है? ग्रेट क्वेश्चन। इसका डायरेक्ट एवरीडे यूज नहीं है, बट इट्स अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, एक स्टेपिंग स्टोन है टू अंडरस्टैंड मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रैक्टिकल आइडियाज, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। समझा। गॉट इट, स्टेपिंग स्टोन। सो इज यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है या नेगेटिव भी हो सकती है? नॉट नेसेसरली। एक और पीस एंड स्लाइस खाने के बाद शायद पेट खराब हो जाए, तो यूटिलिटी बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है। उस स्लाइस ने तुमको डिसयूटिलिटी दी। अगर मेरा दोस्त और मैं सेम मूवी देखें, तो क्या हमारी यूटिलिटी सेम होगी? बिल्कुल नहीं। इट्स टोटली पॉसिबल कि तुम्हें मूवी बहुत पसंद आए और हाई यूटिलिटी मिले, जबकि तुम्हारे दोस्त को बोरिंग लगे और उसको लो यूटिलिटी मिले। दैट्स द सब्जेक्टिव नेचर जिसके बारे में हमने बात की। तो फिर नंबर देने का पॉइंट ही क्या है, अगर ये सबके लिए अलग है और हम इसे आसानी से मेजर नहीं कर सकते? पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ चॉइस। भले ही हम उसे मेजर ना कर पाए, हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन उस ऑप्शन को चूज करेगा जिससे उसे बिलीव होता है कि हायर नंबर ऑफ यूटिल्स मिलेंगे। इट्स अबाउट मॉडलिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लास्ट वन, क्या मनी की यूटिलिटी भी चेंज होती है? एब्सोल्युटली। तुम्हारे पहले 1000 रुपए की यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारा मिलियंथ रुपया, उसकी यूटिलिटी बहुत बहुत कम होगी। प्रिंसिपल सेम है। Now pause and practice saying utility is the want, satisfying capacity of a commodity, and it's subjective. इन शॉर्ट, कार्डिनल यूटिलिटी अज्यूम करता है कि हम सैटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जिससे बेसिक इकोनॉमिक चॉइसेस एक्सप्लेन करने में मदद मिलती है। ओके, अब दो सुपर इंपॉर्टेंट टर्म्स, टोटल यूटिलिटी यानी टीयू और मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू। टोटल यूटिलिटी टीयू है टोटल सैटिस्फैक्शन जो तुम्हें किसी चीज की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कंज्यूम करने से मिलती है, जैसे 4 बनानास खाकर टोटल कितना मजा आया। ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी एमयू है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, यानी 4th बनाना के बाद 5th बनाना खाने से सैटिस्फैक्शन कितना बढ़ा। Let's use the textbook example. मान लो 4 बनाना से तुम्हें 28 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी मिला और 5 बनाना से 30 यूनिट्स ऑफ टीयू मिला। तो 5th बनाना की मार्जिनल यूटिलिटी हुई TU ऑफ 5 यूनिट्स माइनस TU ऑफ 4 यूनिट्स, जो है 30 28 इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। सिंपल मैथमेटिक्स, राइट? राइट। इंट्रोडक्शन ये है कि TU और MU आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। तुम एक को दूसरे के बिना नहीं समझ सकते। दे आर द यिंग एंड यांग ऑफ यूटिलिटी। और इनका बैकग्राउंड ये जरूरी क्यों है? We need to understand these two terms ताकि हम इस चैप्टर का सबसे फेमस लॉ समझ सकें, the law of diminishing marginal utility. So pay close attention. ओके। The key relationship is the formula MUN equals TUN, TUN minus 1. इसका उल्टा भी ट्रू है। TUN is simply the sum of all the marginal utilities up to that point. मतलब TUN equals to MU1 plus MU2 plus da 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 plus MUN. Basically, total utilities सारी marginal utilities का sum है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? बिजनेसेस इस कॉन्सेप्ट को प्राइसिंग के लिए यूज करते हैं। कभी सोचा है कॉम्बो डील्स क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि सेकंड या थर्ड आइटम के लिए तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, इसलिए वो उन्हें बंडल करते हैं ताकि तुम्हें ज्यादा वैल्यू दिखे और तुम प्लान से ज्यादा खरीद लो। इंटरेस्टिंग। सो आखिर में इसे ऐसे सोचो, टीयू गेम में तुम्हारा ओवरऑल स्कोर है और एमयू उस आखिरी शॉट से मिला स्कोर है जो तुमने लिया। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही हो लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही हो एट द सेम टाइम? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आमतौर पर यही होता है। अगर तुम सोर्स मटेरियल में टेबल 2.1 देखो, जब कंजम्पशन 1 से 4 यूनिट्स तक जाती है, टीयू बढ़ रहा है 12, 18, 22, 24, लेकिन एमयू लगातार कम हो रहा है 12, 6, 4, 2। और एमयू जीरो कब होता है? म्यू जीरो उस एग्जैक्ट पॉइंट पर होता है जहां टीयू अपने मैक्सिमम पर हो। इसे सैटिस्फैक्शन का पीक समझो। उसके बाद अगर तुमने और कंज्यूम किया तो टीयू गिरने लगेगा और म्यू नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल में 5th यूनिट पर टीयू 24 पर कांस्टेंट है, इसलिए उस 5th यूनिट का म्यू 0 है। और नेगेटिव म्यू का रियल वर्ल्ड में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब तुम्हें सैटिस्फैक्शन नहीं डिससैटिस्फैक्शन हो रही है। जैसे 6th बनाना खाने से पेट में दर्द हो गया, एक्सपीरियंस अब बुरा हो गया है। तुम्हारा टीयू 24 से 22 हो गया, तो 6th बनाना का म्यू हुआ -2। क्या हम टीयू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ एमयू वैल्यूज हों? यस ऑफ कोर्स, बस उन्हें ऐड करते जाओ। अगर पहले बनाना का म्यू 12 है और दूसरे का 6, तो 2 बनाना से टोटल यूटिलिटी सिंपल 12 + 6 = 18 है। बिजनेसेस के लिए टोटल और मार्जिनल का ये फर्क इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बिजनेसेस को तुम्हारी टोटल सैटिस्फैक्शन से उतना मतलब नहीं है जितना तुम्हारी नेक्स्ट आइटम खरीदने की विलिंगनेस से है।
और वो डिसीजन पूरी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड होता है। वो चीजों को प्राइस ही ऐसे करते हैं ताकि वो मार्जिनल विलिंगनेस टू पे को कैप्चर कर सकें। Practice saying total utility is the sum of all marginal utilities. Marginal utility is the addition to total utility from one more unit. इन शॉर्ट, TU टोटल सेटिस्फैक्शन है, जबकि MU एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिली सेटिस्फैक्शन है, और MU आमतौर पर ज्यादा कंज्यूम करने पर कम होती जाती है। Okay, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहता है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। राइट। इसकी एक ही कंडीशन है कि बाकी सभी गुड्स की कंजम्पशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसके लिए मेरा फेवरेट एग्जांपल है, तुम बहुत ज्यादा प्यासे हो, पहला ग्लास पानी अमृत जैसा लगेगा, हाईएस्ट MU। बिल्कुल। दूसरा ग्लास अच्छा लगेगा बट उतना अमेजिंग नहीं, लोअर MU। तीसरा ठीक ठाक सा, इवन लोअर MU। चौथे ग्लास के लिए तुम शायद मना ही कर दो, MU 0 के पास है। दैट्स इट, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जैक्टली। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये लॉ फंडामेंटल ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होने लगती है, उस वांट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। और इसका बैकग्राउंड? ये लॉ ऑफ डिमांड का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। ये डिमांड कर्व के शेप के पीछे का क्यों है। ओके, तो इसका कोर लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है, क्योंकि तुम्हें हर अगले यूनिट से कम सेटिस्फैक्शन मिलती है, तुम उसके लिए कम पे करना चाहोगे। अगर फिफ्थ पिज्जा स्लाइस उतना सेटिस्फाइंग नहीं होने वाला, तो तुम उसके लिए उतना ही प्राइस नहीं दोगे जितना तुमने पहले स्लाइस के लिए दिया था। मेक सेंस। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डिमांड कर्व पर पड़ता है। ये लॉजिक ही डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाता है। डिमांड कर्व क्या है? ये एक ग्राफ है जो एक गुड के प्राइस और उसकी क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। क्योंकि MU डिमिनिश होती है, इसलिए एक कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी तभी खरीदेगा जब प्राइस कम होगी। सो लोअर प्राइस मींस हायर क्वांटिटी डिमांडेड। यही लॉ ऑफ डिमांड है। वाओ। सो कंक्लूजन ये है कि डिमिनिशिंग MU प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के इनवर्स रिलेशनशिप को डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है। इट्स द साइकोलॉजिकल रीजन फॉर एन इकोनॉमिक लॉ। क्या इस लॉ के कोई एक्सेप्शंस है? कुछ डिस्कस किए जाते हैं, जैसे रेयर कलेक्टिबल्स, स्टैम्प्स, कॉइन्स या नॉलेज। जितना मिलता है और ज्यादा पाने की इच्छा होती है। बट फॉर मोस्ट रेगुलर कंज्यूमर गुड्स दिस लॉ यूनिवर्सली होल्ड करता है। लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम, उसके टेस्ट्स और दूसरे गुड्स के प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे। हम सिर्फ उस एक स्पेसिफिक गुड के प्राइस चेंज का इफेक्ट देख रहे हैं। तो ये कहना ठीक है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU लॉ ऑफ डिमांड का फादर है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। ये उस चीज के लिए लॉजिकल साइकोलॉजिकल फाउंडेशन देता है कि हम मार्केट में वैसा बिहेव क्यों करते हैं। मतलब जब चीजें सेल पर होती हैं तो हम ज्यादा क्यों खरीदते हैं। तो बाय वन गेट वन 50% ऑफ सेल्स बेसिकली इसी लॉ पर बनी है। प्रिसाइसली। उन्हें पता है कि दूसरे आइटम के लिए तुम्हारा MU कम है, इसलिए उन्हें प्राइस कम करना पड़ता है ताकि तुम उसे खरीदो। वो तुम्हारी डिमिनिश्ड विलिंगनेस टू पे को टारगेट कर रहे हैं। क्या ये लॉ गुड्स के अलावा सर्विसेज पर भी अप्लाई होता है, जैसे हेयर कट? हाँ, कुछ हद तक। बहुत टाइम बाद पहला हेयर कट बहुत अच्छा लगता है, अगले हफ्ते दूसरा हेयर कट उतना अच्छा नहीं। यूटिलिटी जरूर डिमिनिश होती है, भले ही पिज्जा स्लाइसेस की तरह जल्दी नेगेटिव ना हो। Practice saying, the law of diminishing marginal utility states that MU decreases with more consumption, which explains why the demand curve slopes downwards. इन शॉर्ट, हमें हर एक्स्ट्रा यूनिट से कम सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसीलिए हम उसके लिए कम पे करना चाहते हैं, जिससे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनती है। तो कार्डिनल यूटिलिटी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन फीलिंग्स को नंबर देना थोड़ा अजीब है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इकोनॉमिस्ट एक बेहतर अप्रोच के साथ आए, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी कहता है नंबर्स को भूल जाओ, बस अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक करो। जैसे मुझे कॉम्बिनेशन A कॉम्बिनेशन B से ज्यादा पसंद है, या मैं A और B के बीच इंडिफरेंट हूँ। Okay. एक इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जो दो गुड्स के उन सारे बंडल्स या कॉम्बिनेशंस को जोड़ती है जिससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसलिए कंज्यूमर उस कर्व के किसी भी पॉइंट के बारे में इंडिफरेंट होता है। इसका एक एग्जाम्पल सोचते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक प्लेट है, उसमें या तो एक बनाना और 15 मैंगोज हो सकते हैं, जिसे हम पॉइंट A कहते हैं, या फिर 2 बनानास और 12 मैंगोज हो सकते हैं, यानी पॉइंट B। ठीक है। अगर तुम कहते हो दोनों में से कोई भी दे दो, मुझे सेम खुशी मिलेगी, तो A और B तुम्हारी सेम इंडिफरेंस कर्व पर हैं। परफेक्ट। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये कार्डिनल यूटिलिटी से ज्यादा रियलिस्टिक और पावरफुल अप्रोच है, क्योंकि हम रियल लाइफ में चीजों को रैंक ही करते हैं। और इसका बैकग्राउंड? ये इकोनॉमिस्ट्स के लिए कंज्यूमर चॉइस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका बन गया है। ये एक बहुत पावरफुल विजुअल टूल है। ओके, अब आते हैं कोर लॉजिक पर। उसी एग्जाम्पल में कुछ हुआ था। एग्जैक्टली। तुमने नोटिस किया, 8 एक्स्ट्रा बनाना पाने के लिए, A से B जाने के लिए तुमने 3 मैंगो सैक्रिफाइस किए। राइट। ये ट्रेड ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी MRS कहलाता है। MRS वो रेट है जिस पर एक कंज्यूमर एक गुड को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करने को तैयार है, टोटल यूटिलिटी को कांस्टेंट रखते हुए। यहाँ MRS है 3 मैंगोज फॉर 1 बनाना। ओके, MRS। और अब देखो टेबल 2.2 को B से C जाने के लिए यानी थर्ड बनाना के लिए
तुम सिर्फ 2 मैंगो सैक्रिफाइस करने को तैयार हो और सी से डी यानी 4th बनाना के लिए सिर्फ 1 मैंगो। पैटर्न देख रहे हो? हाँ, ये गिर रहा है। जैसे जैसे तुम्हारे पास बनानास बढ़ रहे हैं, तुम हर अगले बनाना के लिए कम से कम मैंगोज छोड़ने को तैयार हो। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? यही लॉ एक्सप्लेन करता है कि इंडिफरेंस कर्व्स आमतौर पर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होती हैं, मतलब वो अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं। जब तुम्हारे पास कोई चीज बहुत कम होती है, तुम उसकी बहुत वैल्यू करते हो और उसकी एक और यूनिट पाने के लिए दूसरी चीज ज्यादा सैक्रिफाइस करने को तैयार रहते हो। सो कंक्लूजन ये है कि एक इंडिफरेंस कर्व इक्वल सेटिस्फैक्शन वाले बंडल्स दिखाती हैं और उसका स्लोप यानी MRS आमतौर पर कर्व पर आगे बढ़ने पर डिमिनिश होता है। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? सिंपल लॉजिक है, अगर तुम्हें टोटल सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम रखना है और तुम एक गुड जैसे बनानास की क्वांटिटी बढ़ाते हो तो तुम्हें दूसरे गुड यानी मैंगोज की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, वरना तुम एक हायर सेटिस्फैक्शन लेवल पर पहुंच जाओगे। क्या MRS हमेशा डिमिनिश होता है? कोई एक्सेप्शंस? हमेशा नहीं, एक स्पेशल केस है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स जैसे एक 5 रुपए का कॉइन और एक 5 रुपए का नोट, तुम्हारे लिए वो बिल्कुल सेम है। तुम एक नोट के लिए हमेशा एक ही कॉइन देने को तैयार रहोगे, चाहे तुम्हारे पास कितने भी कॉइन्स क्यों ना हो। इस केस में MRS कांस्टेंट रहता है 1 1 और इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन होते हैं, कॉन्वेक्स नहीं। तो कर्व का शेप हमारी सब्स्टिट्यूशन की साइकोलॉजी के बारे में बताता है। एग्जैक्टली एक कॉन्वेक्स कर्व बदलती हुई विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट दिखाती है, एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट विलिंगनेस दिखाती है। ये तुम्हारी प्रेफरेंसेस का एक मैप है। मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है? दोनों सिमिलर लगते हैं? अच्छा सवाल है। मार्जिनल यूटिलिटी एक सिंगल गुड की एक और यूनिट से मिली सेटिस्फैक्शन है। MRS 2 गुड्स के बीच का वो ट्रेड ऑफ है जो तुम्हारी सेटिस्फैक्शन लेवल को सेम रखता है। एक मोर के बारे में है, दूसरा ट्रेडिंग के बारे में। प्रैक्टिसिंग एन इंडिफरेंस कर्व शोज कॉम्बिनेशंस विद इक्वल यूटिलिटी। Its slope is the marginal rate of substitution, MRS, which usually diminishes. इन शॉर्ट, ऑर्डिनल एनालिसिस इंडिफरेंस कर्व्स का यूज करके रैंक्ड प्रेफरेंसेस दिखाता है और डिमिनिशिंग ट्रेड ऑफ यानी MRS कर्व को कॉन्वेक्स बनाता है। एक सिंगल कंज्यूमर की बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व्स हो सकती हैं। जब हम उन सब को एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो उसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ये एक पर्सन के सेटिस्फैक्शन लेवल्स का पूरा मैप है। मुझे इसे एक पहाड़ के कॉन्टूर मैप की तरह सोचना अच्छा लगता है। मैप पर हर लाइन एक स्पेसिफिक हाइट बताती है। बिल्कुल। वैसे ही हर इंडिफरेंस कर्व एक स्पेसिफिक सेटिस्फैक्शन लेवल बताती है। जितनी ऊंची लाइन उतनी ऊंची चोटी। यहाँ जितनी ऊपर कर्व उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन। परफेक्ट एनालॉजी। और इन कर्व्स के 3 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स या रूल्स होते हैं। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये 3 फीचर्स हमारे प्रेफरेंस मैप के लिए फिजिक्स के लॉज जैसे हैं। ये इंश्योर करते हैं कि हमारा कंज्यूमर चॉइस का मॉडल लॉजिकल और कंसिस्टेंट है। और इनका बैकग्राउंड? इन रूल्स के बिना कर्व्स किसी भी शेप की हो सकती थी और एक दूसरे को क्रॉस कर सकती थी, जिससे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बारे में इलॉजिकल कंक्लूजन्स निकलते हैं। ओके, तो वो 3 फीचर्स क्या हैं? पहला, इंडिफरेंस कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। एक गुड ज्यादा पाने के लिए तुम्हें दूसरा कुछ छोड़ना पड़ेगा ताकि सेटिस्फैक्शन सेम रहे। ठीक है। दूसरा, अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस नाम के अजम्पशन की वजह से है। इसका सिंपल मतलब है कि एक कंज्यूमर हमेशा मोर इज बेटर प्रेफर करता है। मोर इज बेटर। हाँ, एक बंडल जिसमें 10 बनानास 10 मैंगोज हैं, वो हमेशा 9 बनानास 10 मैंगोज वाले बंडल से बेहतर होगा। इसलिए जो कर्व ऊपर या राइट में है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। और तीसरा फीचर है 2 इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ये रूल्स इकोनॉमिस्ट्स को कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करने और उन पर मॉडल्स बनाने की अनुमति देते हैं। हाँ, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को एक प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर देता है। ये तीसरा वाला कि कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, थोड़ा ट्रिकी है, इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जरूर। ये एक सिंपल लॉजिक पजल है। इमेजिन करो 2 कर्व्स IC1 और IC2 पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करती हैं। मान लो पॉइंट B भी IC1 पर है और पॉइंट C IC2 पर है। ओके। क्योंकि A और B सेम कर्व IC1 पर हैं, इसलिए सेटिस्फैक्शन A इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन B। राइट। और क्योंकि A और C सेम कर्व IC2 पर हैं, इसलिए सेटिस्फैक्शन A इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन C। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सेटिस्फैक्शन B मस्ट बी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन C। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। क्यों? ग्राफ में देखो, पॉइंट B में पॉइंट C से ज्यादा मैंगोज हैं, सेम नंबर ऑफ बनानास के साथ, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से B मस्ट बी बेटर देन C। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का सिंपल मतलब ग्रीड इज गुड है क्या? हाँ, ग्रीड नहीं। ये एक सिंप्लीफाइंग असम्पशन है कि एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा उस बंडल को प्रेफर करेगा जिसमें कम से कम एक गुड ज्यादा हो और दूसरा कम ना हो। ये एज्यूम करता है कि आइटम्स गुड्स हैं, बैड्स जैसे पोल्यूशन नहीं। एक पूरा इंडिफरेंस मैप हमें क्या बताता है?
जो एक सिंगल कर्व नहीं बताती। एक सिंगल कर्व सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन लेवल के बारे में बताती है। मैप हमें पूरी पिक्चर देता है। इससे हम कोई भी दो बंडल्स ऑफ गुड्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कंज्यूमर किसे प्रेफर करेगा। अगर कोई इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि सेटिस्फैक्शन सेम रखने के लिए एक गुड बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ाना पड़ेगा। ये गुड्स के लिए इलॉजिकल है। शायद एक गुड और एक बैड के केस में हो सकता है, बट हमारे मॉडल में कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं। क्या हमारी प्रेफरेंसेस और इसलिए हमारे इंडिफरेंस मैप्स हमेशा सेम रहते हैं? बिल्कुल नहीं। वो एज, एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजिंग और लाइफ इवेंट्स के साथ बदलते रहते हैं। तुम्हारा आज का इंडिफरेंस मैप 5 साल पहले वाले से बहुत अलग है। Practicing the three features. 1. Slopes downward. 2. Higher curve means higher utility. 3. They never intersect. इन शॉर्ट, एक इंडिफरेंस मैप कर्व्स की एक फैमिली है और इन कर्व्स के 3 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो नीचे की तरफ स्लोप करती हैं, ऊंची कर्व बेहतर है और वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। चलो, हमने कंज्यूमर की पसंद यानी चाहत तो समझ ली। पर चाहत ही सब कुछ नहीं है, औकात भी देखनी पड़ती है। आई मीन द बजट। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंज्यूमर्स बजट। राइट। तो यहाँ दो की कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, बजट सेट। ये उन सारे बंडल्स या कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन है जो एक कंज्यूमर अपनी फिक्स्ड इनकम और मार्केट प्राइसेस पर खरीद सकता है। ओके, अफोर्डेबल बंडल्स। हाँ। और दूसरा, बजट लाइन। ये उन सारे बंडल्स को रिप्रेजेंट करती है जिन्हें खरीदने पर कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च हो जाती है, न 1 रुपया ज्यादा न कम। चलो बुक का एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारी इनकम M है 20 रुपए, बनानास का प्राइस P1 है 5 रुपए और मैंगोस का प्राइस P2 भी 5 रुपए है। ठीक है। तो क्या तुम 3 बनानास 3 मैंगोस खरीद सकते हो? टोटल कॉस्ट होगा 3x5 प्लस 3x5 इज इक्वल्स टू 30 रुपए। नहीं, ये बजट के बाहर है। बिल्कुल नहीं। क्या तुम 2 बनानास 1 मैंगो खरीद सकते हो? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 2x5 प्लस 1x5 इज इक्वल्स टू 15 रुपए। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे बजट सेट में है। और पैसे भी बच गए। और 2 बनानास 2 मैंगोस, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 2x5 प्लस 2x5 इक्वल्स टू 20 रुपए। हाँ, और इसमें तुम्हारी पूरी इनकम खर्च हो गई। तो ये पॉइंट तुम्हारी बजट लाइन पर है। एग्जैक्टली। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि बजट कंस्ट्रेंट हमारी डिजायर्स यानी इंडिफरेंस मैप को रियलिटी से जोड़ता है। ये हमारी अनलिमिटेड वांट्स पर एक लगाम है। और इसका बैकग्राउंड? बजट के बिना एक कंज्यूमर हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व चूज करता, जो कि अनरियलिस्टिक है। बजट हमारे मॉडल में स्कैरसिटी का एलिमेंट लाता है। कोर लॉजिक क्या है? इक्वेशन क्या है इसकी? बजट कंस्ट्रेंट को हम एक इनइक्वालिटी से लिख सकते हैं, P1x1 प्लस P2x2 लेस दैन इक्वल्स टू M। और बजट लाइन की इक्वेशन है P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स टू M। और इसका स्लोप? बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसका स्लोप होता है माइनस P1 P2। ये स्लोप, जिसे प्राइस रेशियो भी कहते हैं, बताता है कि मार्केट में एक गुड के बदले दूसरा गुड किस रेट पर ट्रेड हो सकता है। अगर P1 इक्वल्स टू 5 और P2 इक्वल्स टू 5 तो स्लोप -1 है। मतलब 1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए तुम्हें 1 मैंगो छोड़ना पड़ेगा। तो ये मार्केट का ट्रेड ऑफ रेट है? हाँ, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ये लाइन हमें एक क्लियर विजुअल बाउंड्री देती है कि क्या अफोर्डेबल है और क्या नहीं। लाइन पर या उसके नीचे के सारे पॉइंट्स अफोर्डेबल हैं, ऊपर के सारे पॉइंट्स अनअफोर्डेबल सपने हैं। राइट। सो कंक्लूजन ये है कि बजट लाइन एक कंज्यूमर के परचेजिंग पावर की लिमिट या फ्रंटियर दिखाती है। बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारी इनकम फिक्स्ड है। अगर तुम एक गुड ज्यादा खरीदना चाहते हो तो तुम्हें दूसरे पर खर्च कम करना ही पड़ेगा। लिमिटेड बजट में दोनों नहीं बढ़ा सकते। बजट लाइन के अंदर का पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है जहां तुमने अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं की, कुछ पैसे बच गए। वो तुम्हारे बजट सेट में है, लेकिन बजट लाइन पर नहीं। स्लोप -P1 P2 में नेगेटिव साइन क्या बताता है? वो बस उस इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है जिसके बारे में हमने बात की। X1 को ज्यादा पाने के लिए X2 कम करना पड़ेगा। ये एक ट्रेड ऑफ है। तो बजट लाइन का स्लोप मार्केट प्राइसेस से डिसाइड होता है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस से नहीं। राइट। एग्जैक्टली। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप यानी MRS तुम्हारा पर्सनल ट्रेड ऑफ रेट है। बजट लाइन का स्लोप यानी प्राइस रेशियो मार्केट का ट्रेड ऑफ रेट है। ये फर्क आगे के लिए बहुत जरूरी है। और बजट लाइन के इंटरसेप्ट्स क्या हैं? वो पॉइंट्स जहां वो एक्सेस को टच करती हैं। ग्रेट क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जहां तुम सिर्फ गुड 1 खरीदते हो, MP1 है। वर्टिकल इंटरसेप्ट जहां तुम सिर्फ गुड 2 खरीदते हो, MP2 है। वो हर गुड की मैक्सिमम अमाउंट दिखाते हैं जो तुम खरीद सकते हो, अगर सारा पैसा उसी पर खर्च करो। Practicing the budget set includes all affordable bundles. The budget line represents bundles that exhaust the entire income. और इसका स्लोप प्राइस रेशियो होता है। अगर चीजें बदल जाएं तो क्या होगा? चलो कुछ सिनेरियोज देखते हैं। ठीक है। सिनेरियो 1, इनकम चेंजेस। मान लो तुम्हारी इनकम 20 रुपए से 40 हो गई, बट प्राइसेस सेम है। अब तुम दोनों गुड्स ज्यादा खरीद सकते हो। बजट लाइन पैरेलल बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। राइट। अगर इनकम 10 रुपए हो गई तो लाइन पैरेलल अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। स्लोप चेंज नहीं होगा क्योंकि प्राइसेस सेम है। करेक्ट। अब दूसरा सिनेरियो। सिनेरियो 2, प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस। मान लो इनकम वापस 20 है, मैंगोस का प्राइस 5 है, पर बनानास 5 रुपए से 4 रुपए के हो गए। अब तुम उतने ही पैसों में ज्यादा बनानास खरीद सकते हो। तो बजट लाइन बनाना एक्सेस पर बाहर की तरफ पिवट या रोटेट करेगी। और मैंगो एक्सिस पर? मैंगो एक्सेस पर वही रहेगी क्योंकि उसका प्राइस नहीं बदला। इस बार स्लोप चेंज हो जाएगा।
करेक्ट। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि बजट सेट स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक है और इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ बदलता है। और इसका बैकग्राउंड, इन शिफ्ट्स और पिवट्स को समझना जरूरी क्यों है? बजट कंस्ट्रेंट कैसे बदलता है ये समझना जरूरी है ताकि हम एनालाइज कर सकें कि सैलरी हाइक्स या इन्फ्लेशन जैसे इकोनॉमिक इवेंट्स के रिस्पॉन्स में कंज्यूमर चॉइसेस कैसे बदलती हैं। ओके, कोर लॉजिक। एन इंक्रीज इन इनकम बजट सेट को एक्सपैंड करता है, तुम्हें ज्यादा चॉइसेस देता है। अ डिक्रीज उसे श्रिंक करता है। एक गुड के प्राइस में कमी भी बजट सेट को एक्सपैंड करती है, लेकिन एक स्क्यूड तरीके से। ये पिवट करती है, मार्केट के ट्रेड ऑफ रेट्स यानी स्लोप को बदल देती है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। जब पेट्रोल महंगा होता है यानी एक गुड का प्राइस बढ़ता है, हमारी बजट लाइन अंदर की तरफ पिवट करती है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दूसरी तरफ सेल्स और डिस्काउंट्स हमारी बजट लाइन को बाहर पिवट करते हैं, ज्यादा कॉम्बिनेशंस को अफोर्डेबल बनाते हैं। कंक्लूजन, रिमेंबर द की डिफरेंस। इनकम चेंजेस पैरेलल शिफ्ट्स लाते हैं, प्राइस चेंजेस पिवट्स या रोटेशंस लाते हैं। एक ट्रिकी सवाल, अगर मेरी इनकम डबल हो जाए और दोनों गुड्स के प्राइसेस भी डबल हो जाएं, तो बजट लाइन का क्या होगा? एक्सीलेंट क्वेश्चन। बजट लाइन बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट्स M2 एंड M1 और स्लोप -P1 P2 दोनों सेम रहेंगे। तुम्हारी नॉमिनल इनकम बढ़ी, लेकिन तुम्हारी रियल परचेजिंग पावर बिल्कुल नहीं बढ़ी। अगर बजट लाइन स्टीपर हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला गुड यानी X1 वर्टिकल एक्सिस वाले गुड यानी X2 के रिलेटिव महंगा हो गया है। प्राइस रेशियो P1 P2 का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। और अगर फ्लैटर हो जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला गुड सस्ता हो गया है। तो अगर दोनों गुड्स पर 10% टैक्स लग जाए, तो बजट लाइन का क्या होगा? दोनों गुड्स पर 10% टैक्स तुम्हारी रियल इनकम में कमी जैसा है। दोनों प्राइसेस P1 और P2 10% बढ़ जाएंगे। इससे बजट लाइन पैरेलल अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और अगर सब्सिडी मिले, जैसे गवर्नमेंट एक गुड को सस्ता कर दे? एक गुड पर सब्सिडी उस गुड के लिए प्राइस डिक्रीज जैसा है। बजट लाइन सब्सिडाइज्ड गुड के एक्सिस पर बाहर की तरफ पिवट कर जाएगी। प्रैक्टिस सेइंग, अ चेंज इन इनकम शिफ्ट्स द बजट लाइन, अ चेंज इन प्राइस पिवट्स द बजट लाइन। इन शॉर्ट, तुम्हारे अफोर्डेबल चॉइसेस एक्सपैंड या श्रिंक होते हैं जब इनकम बदलती है, शिफ्ट, या जब प्राइसेस बदलते हैं, पिवट। ऑलराइट टीम, हमने कंज्यूमर की पसंद यानी इंडिफरेंस मैप और औकात यानी बजट सेट दोनों देख लिए। अब आते हैं ग्रैंड फिनाले पर। दोनों को एक साथ लाकर देखते हैं कि कंज्यूमर आखिर चुनता क्या है। दिस इज द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का प्रॉब्लम ये है, अपने बजट में रहते हुए सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व तक कैसे पहुंचना है। जो पॉइंट इस कंडीशन को पूरा करता है वही कंज्यूमर का ऑप्टिमम या इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मतलब द बेस्ट अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन। यस। इमेजिन करो, तुम एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हो सबसे ऊंचे पॉइंट तक जाने के लिए, यानी हायर इंडिफरेंस कर्व्स, पर तुम्हारे सामने एक बाउंड्री वॉल है, यानी बजट लाइन, जिसके पार तुम नहीं जा सकते। तुम कहां रुकोगे? कहां? तुम उस पॉइंट पर रुकोगे जहां तुम बाउंड्री वॉल को जस्ट टच करते हुए सबसे ऊंचे पॉइंट पर हो। हम अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है और हमेशा अपने कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। ये डिसीजन का मोमेंट है। इसका बैकग्राउंड ये हमारे एनालिसिस का कल्मिनेशन है। ये दो मेन कंपोनेंट्स, प्रेफरेंसेस और बजट को एक साथ लाकर एक सिंगल चॉइस एक्सप्लेन करता है। तो कोर लॉजिक क्या है? वो स्वीट स्पॉट मिलता कहाँ है? द ऑप्टिमम पॉइंट वहां होता है जहां बजट लाइन एक इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब है कि वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, उसे क्रॉस नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि बजट लाइन पर कोई भी और पॉइंट एक नीचे वाली यानी लोअर इंडिफरेंस कर्व पर होगा, जो कम सेटिस्फैक्शन देगा, और ऊंची वाली इंडिफरेंस कर्व्स बजट के बाहर हैं, इसलिए वो अनअफोर्डेबल हैं। राइट। और उस टेंजेंसी के पॉइंट पर एक और कंडीशन पूरी होती है, दोनों कर्व्स का स्लोप बराबर होता है। ओके, दोनों का स्लोप। हाँ, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है MRS यानी द रेट एट विच यू आर विलिंग टू ट्रेड, और बजट लाइन का स्लोप है प्राइस रेशो P1 P2 यानी द रेट एट विच यू कैन ट्रेड इन द मार्केट। सो एट द ऑप्टिमम पॉइंट कंडीशन है MRS इज इक्वल टू P1 P2। कैन यू एक्सप्लेन दैट इक्वालिटी अगेन? MRS इज इक्वल टू P1 P2। अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होगा? ग्रेट क्वेश्चन। सोचो, अगर MRS P1 P2 नहीं हो, मान लो तुम्हारा MRS 2 है, यानी तुम 1 बनाने के लिए 2 मैंगोज देने को तैयार हो, ठीक है। और प्राइस रेशियो 1 है, यानी मार्केट में एक बनाना के लिए सिर्फ एक मैंगो देना पड़ता है। तुम्हारे लिए ये एक ग्रेट डील है, तुम जरूर ये ट्रेड करोगे, ज्यादा बनानास और कम मैंगोज लोगे। तुम अपनी कंजम्पशन को तब तक एडजस्ट करते रहोगे जब तक ये दोनों रेट्स बराबर ना हो जाएं। जब तक वो इक्वल नहीं है, तुम अपनी बंडल चेंज करके और ज्यादा हैप्पी हो सकते हो। सो कूल। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ये वो हिडन मैथ है जो हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली शॉपिंग करते वक्त करता है। हम लगातार कंपेयर करते हैं कि एक एक्स्ट्रा रुपये को कॉफी पर खर्च करने से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी वर्सेस उसे सैंडविच पर खर्च करने से। और आखिर में द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस वहां है जहां बजट लाइन हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो।
इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकल ट्रेड ऑफ यानी MRS, मार्केट ट्रेड ऑफ यानी प्राइस रेशियो। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंज्यूमर खुश है और इससे बेहतर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि अपनी इनकम और मार्केट प्राइसेस को देखते हुए उसने अपने लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन चुन लिया है। अब उसके पास अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने का कोई इंसेंटिव नहीं है जब तक इनकम या प्राइसेस चेंज ना हो। क्या ऑप्टिमम पॉइंट हमेशा टेंजेंसी पॉइंट ही होता है? मोस्टली यस, बट कॉर्नर सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है। जैसे अगर तुम सारा पैसा सिर्फ बनानास पर खर्च करो और एक भी मैंगो ना खरीदो, उस केस में तुम्हारा ऑप्टिमम पॉइंट एक एक्सिस पर होगा और वो जरूरी नहीं कि टेंजेंसी पॉइंट हो। ऐसा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में होता है। ये पूरा मॉडल अज्यूम करता है कि लोग परफेक्टली रैशनल हैं, जो हमेशा सच नहीं होता। ये थियरी इंपल्सिव बाइंग को कैसे दिखती है? ये नहीं दिखती, और ये इस बेसिक मॉडल की एक लिमिटेशन है। ये एक रैशनल इकोनॉमिक एजेंट का मॉडल है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक पूरी अलग फील्ड है जो स्टडी करती है कि लोग इरैशनल चॉइसेस क्यों करते हैं, जैसे इंपल्स बाइंग। बट ये क्लासिकल मॉडल हमें शुरू करने के लिए एक बहुत पावरफुल बेसलाइन देता है। क्या ये थ्योरी बड़ी लाइफ डिसीजंस पर भी काम करती है, जैसे करियर चूज करना या सिर्फ ग्रोसरीज खरीदने के लिए है? इसका लॉजिक ट्रेड ऑफ्स और कंस्ट्रेंट्स वाले ऑलमोस्ट हर चॉइस पर अप्लाई होता है। जब तुम करियर चूज करते हो, तुम सैलरी यानी इनकम और फ्री टाइम यानी लेजर के बीच ट्रेड ऑफ करते हो। तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे का बजट है। तुम अपनी करियर इंडिफरेंस कर्व पर अपना ऑप्टिमल पॉइंट ढूंढ रहे हो। तो ये फ्रेमवर्क बहुत वर्सेटाइल है। प्रैक्टिस सेइंग the consumer's optimum is at the tangency point where the budget line touches the highest possible indifference curve and MRS equals the price ratio. इन शॉर्ट, बेस्ट चॉइस वहां है जहां तुम जो ट्रेड करने को तैयार हो, यानी MRS, बिल्कुल उसके बराबर हो जो मार्केट तुम्हें ट्रेड करने देता है, यानी प्राइस रेशियो। वाओ! तो अब हमें पता है कि एक गिवन प्राइस पर एक कंज्यूमर कितना खरीदेगा। राइट। अगर हम प्राइस चेंज करते जाएं तो हमें अलग-अलग ऑप्टिमम पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो क्या मिलेगा? द फेमस डिमांड कर्व। चलो अब डिमांड को डिटेल में एक्सप्लोर कर। हैवी यार है। ठीक है। बट मार्केट में प्राइस रेशो बराबर है 1 के, यानी एक केले के लिए एक ही आम देना पड़ा है। तो ये तो मेरे लिए फायदे का सौदा है, मैं डेफिनेटली ट्रेड करूंगी। हाँ, और आप तब तक ज्यादा केले खरीदते रहोगे जब तक आपका MRS गिरकर 1 ना हो जाए। जब तक दोनों रेट बराबर ना हो जाएं। वाओ! दिस इज द सबकॉन्शियस मैथ वी डू व्हेन कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स। Is this brand worth the extra money for the extra satisfaction it gives? हाँ, That's me trying to equate my MRS with the price ratio. exactly. So the consumer's optimum is a point of balance between their personal preferences and market realities. कमाल है। तो ऑप्टिमल चॉइस के लिए 2 कंडीशंस हैं। बंडल बजट लाइन पर होना चाहिए Correct. और MRS प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए। Exactly. These two conditions together define the consumer's equilibrium. अगर किसी का टेस्ट बदल जाए तो क्या ऑप्टिमल चॉइस बदल जाएगी इवन इफ इनकम एंड प्राइसेस आर द सेम? Absolutely. टेस्ट बदलने का मतलब है पूरा इंडिफरेंस मैप बदल जाना। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी चेंज हो जाएगा। That's a great point. Right. What if the indifference curve is not convex? Will the tangency rule still work? अगर कर्व कॉन्वेक्स नहीं है तो शायद टेंजेंसी पॉसिबल ही ना हो। Correct. This rule works for well-behaved, convex indifference curves. For other shapes, the optimum might be at a corner. मतलब जहां कंज्यूमर सिर्फ एक ही गुड़ खरीद रहा है। Exactly. Huh? एक और सवाल, रियल लाइफ में क्या हम सच में ये सब कैलकुलेट करते हैं? Not with formulas. I think our brain does this intuitively. कैसे? हम ऑप्शंस को वे करते हैं, वैल्यू फॉर मनी कंपेयर करते हैं और एक ऐसी चॉइस बनाते हैं जहां हमें लगता है कि बेस्ट डील मिली है फॉर आवर सैटिस्फैक्शन। द मॉडल जस्ट फॉर्मलाइजेस दिस इंट्यूशन। Perfectly put. So, the best bundle is not just about the most items, but the best combination for satisfaction. Precisely. It's about maximizing utility, not just quantity. ठीक है, चलो अब पॉज करके बोलो, at the optimum the marginal rate of substitution equals the price ratio. Let's recap. To sum it up, the optimal choice is where your willingness to trade matches the market's rate of trade. अब हम इस जर्नी के अगले पड़ाव पर हैं। Part 4. Demand. हाँ, अब कंज्यूमर की साइकोलॉजी से मार्केट के बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं। Topic. डिमांड एंड द लॉ ऑफ डिमांड। तो पहले डिमांड फिर क्या? Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to afford given prices of goods and the consumer's tastes and preferences. इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। Willingness. और ability. It's not just a wish, it's a wish backed by purchasing power. Example. मैं एक फरारी चाहती हूँ, ये डिजायर है, बट इफ आई कांट अफोर्ड इट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई इकोनॉमिक डिमांड। Perfect. तो हमने देखा कि प्राइस बदलने से बजट लाइन पिवट होती है और ऑप्टिमल चॉइस बदल जाती है। और इसी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशन को हम डिमांड कहते हैं। Yes, and this relationship is one of the most fundamental concepts in all of economics. द फेमस लॉ ऑफ डिमांड। Right. The law of demand states that other things being equal, सेटरिस पेरेबस। as the price of a good increases, quantity demanded falls. एक इनवर्स रिलेशनशिप है जिसे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व से दिखाते हैं। बिल्कुल। फिगर 2.14 में हम देख सकते हैं कि कैसे डिमांड कर्व डिराइव होता है। जैसे जैसे केले का प्राइस P से P और फिर P गिरता है,
बजट लाइन आउटवर्ड पिवट होती है और कंज्यूमर सी से डी और फिर ई पॉइंट पर मूव करता है, हर बार ज्यादा केले खरीदता है। और इन प्राइस क्वांटिटी पॉइंट्स को प्लॉट करने से ही डिमांड कर्व बन जाता है। सिंपल। अब सवाल यह है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती क्यों है? इसके पीछे दो कारण हैं। द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चीज सस्ती हो गई है तो आप महंगी चीजों की जगह उसे ज्यादा खरीदते हैं। गुड। और इनकम इफेक्ट? प्राइस कम होने से आपकी रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे आप और ज्यादा खरीद पाते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट्स मिलकर काम करते हैं। करेक्ट। एक स्पेशल केस है गिवन गुड। टैक्स में मेंशन है, ये क्या होता है? अ गिवन गुड इज अ वेरी रेयर टाइप ऑफ इंफीरियर गुड। ओके। यहाँ इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ओवरपावर कर देता है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाती है। व्हाट? ये तो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। हाँ, इट्स मोस्टली अ थ्योरेटिकल क्यूरियोसिटी। अब इनकम के हिसाब से गुड्स को क्लासिफाई करते हैं। नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड बढ़ती है, जैसे बेटर क्लोथ्स, डाइनिंग आउट। और इंफीरियर गुड्स? इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड कम हो जाती है, जैसे शायद लो क्वालिटी सीरियल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यू स्विच टू बेटर ऑल्टरनेटिव्स। परफेक्ट। अब रिलेटेड गुड्स के हिसाब से सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स, गुड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। टी और कॉफी। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड कॉम्प्लीमेंट्स? गुड्स यूज्ड टुगेदर। कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। एक्सीलेंट। तो इन सब चीजों से डिमांड कर्व का क्या होता है? वो शिफ्ट होता है। राइट। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है। शिफ्ट्स वर्सेस मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट कब होता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व सिर्फ उस गुड के अपने प्राइस में चेंज की वजह से होता है। और शिफ्ट कब होता है? शिफ्ट तब होता है जब इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट्स या प्रेफरेंसेस में चेंज आए। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्टवर्ड? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिक्रीज इन डिमांड। तो अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर आइसक्रीम इन समर, ये राइटवर्ड शिफ्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज का एग्जांपल है। यस, परफेक्टली। समर में आइसक्रीम के लिए प्रेफरेंस बढ़ जाती है, सो एट एवरी प्राइस पीपल डिमांड मोर। गुड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इट्स क्रूशियल। ये हमें आइसोलेट करने देता है द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी। मतलब अगर हम बाकी सब चीजों को कांस्टेंट ना माने तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हुई या इनकम की वजह से। ट्रू। अगर फैशन में कोई चीज आ जाए तो उसके डिमांड कर्व का क्या होगा? It will shift to the right dramatically. Tastes and preferences have changed in its favor. ओके, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर। मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है? By horizontally summing up all individual demand curves. आसान भाषा में। At each price, आप मार्केट में हर एक कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड कर दो। सिंपल है। Great. So the demand curve is a powerful tool, but it's important to remember what causes movement along it versus what causes it to shift entirely. Okay, practice करो. A movement along the curve is due to a change in price. A shift of the curve is due to other factors. Time for a mini recap. In short, the law of demand describes the price-quantity link, which is affected by income effects, substitutes, and can shift entirely due to external factors. और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक पर, पार्ट 5. Elasticity of demand. टाइटल: Elasticity. How stretchy is your demand? Perfect title. तो price elasticity of demand measure करती है the responsiveness of quantity demanded to a change in price. बेसिकली प्राइस बदलने पर डिमांड में कितना स्ट्रेच आता है। Law of demand बताता है कि डिमांड गिरेगी, पर इलास्टिसिटी बताती है कि कितनी गिरेगी। और एक बिजनेस के लिए दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा? एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। नमक, उसका प्राइस 10% बढ़ भी जाए तो हम उतना ही खरीदेंगे। तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, नॉट स्ट्रेची। बट अगर फ्लाइट टिकट्स 10% महंगी हो जाएं, तो बहुत लोग प्लान कैंसिल कर देंगे। तो उनकी डिमांड इलास्टिक है, स्ट्रेची। इसका एक फॉर्मूला भी है, ED is equal to % change in quantity demanded divided by % change in price. और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव क्यों होती है? एक मिनट, इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव नंबर क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अच्छा, इसीलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए अक्सर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू रेफर करते हैं। करेक्ट। अब इसकी वैल्यूज के बेसिस पर टाइप्स होते हैं। लेट्स गो थ्रू देम। इनइलास्टिक डिमांड, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ED 1 से कम हो। ED1। जी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस के परसेंटेज चेंज से कम होता है। नेसेसिटीज, फिर है इलास्टिक डिमांड। जब ED इक्वल टू 1, यहाँ क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज प्राइस के परसेंटेज चेंज से ज्यादा होता है। लग्जरीज, और बीच में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ED equals to 1, दोनों परसेंटेज चेंजेस बराबर होते हैं। दो एक्सट्रीम केसेस भी हैं, हाँ। परफेक्टली इनइलास्टिक ED equals to 0, डिमांड कर्व वर्टिकल होता है, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग। और परफेक्टली इलास्टिक। ED equals to infinity, डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, एक लीनियर डिमांड कर्व पर इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहती है क्या? बिल्कुल नहीं, इलास्टिसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा। हाँ, डिमांड कर्व के अपर पार्ट में जहाँ प्राइस हाई होता है डिमांड इलास्टिक होती है। ओके। मिडिल में यूनिटरी इलास्टिक और लोअर पार्ट में जहाँ प्राइस लो होता है इनइलास्टिक होती है। वाओ, इसको मेजर करने का कोई आसान तरीका है? हाँ, ज्योमेट्रिक मेथड।
से इलास्टिसिटी कैसे मेजर करते हैं लीनियर कर्व पर? इट्स अ नीट ट्रिक। किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी इज लोअर सेगमेंट ऑफ द लाइन, अपर सेगमेंट ऑफ द लाइन। इसीलिए ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर 1 होती है। परफेक्ट। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी डिटरमिन करते हैं? नंबर 1, नेचर ऑफ द गुड, नेसेसिटीज जैसे फूड, सॉल्ट, इनइलास्टिक है, और लग्जरीज जैसे फॉरेन ट्रिप्स, इलास्टिक है। गुड। दूसरा फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जिस गुड के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं जैसे पेप्सी, उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, और जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है जैसे इंसुलिन, वो इनइलास्टिक होगी। गुड। एक ही गुड डिफरेंट सिचुएशंस में इलास्टिक और इनइलास्टिक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एक एग्जांपल दो। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पर, इलास्टिसिटी एंड एक्सपेंडिचर। दिस इज द की टेक अवे दोस्त। तो अगर डिमांड इलास्टिक है यानी ED1, तो प्राइस इंक्रीज से एक्सपेंडिचर का क्या होगा? प्राइस बढ़ाने से लोग इतना कम खरीदेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा। गुड। और अगर डिमांड इनइलास्टिक है यानी ED1, तो प्राइस इंक्रीज से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। और अगर यूनिटरी इलास्टिक है, तो प्राइस बढ़ाने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन द सेम। तो एक सिनेमा हॉल ओनर ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए क्या करेगा? वो जानता है कि डिमांड इनइलास्टिक है, तो वो टिकट प्राइसेस बढ़ा सकता है। और एक आम मूवी के लिए उसके बहुत सारे एंटरटेनमेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो डिमांड इलास्टिक है, प्राइस बढ़ाना बैकफायर करेगा। तो मेरा अगला सवाल, व्हाई डोंट बिजनेसेस जस्ट सेल एवरीथिंग एट द पॉइंट ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू? क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दो अलग चीजें हैं। यूनिटरी इलास्टिसिटी शायद रेवेन्यू मैक्सिमाइज करे, पर बिजनेसेस को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, जिसमें कॉस्ट्स भी कंसिडर की जाती हैं। ब्रिलियंट। आखिरी सवाल, सो इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू टैक्स अ गुड टू अर्न रेवेन्यू, दे शुड टैक्स एन इलास्टिक और इनइलास्टिक गुड। दे शुड टैक्स एन इनइलास्टिक गुड, जैसे सिगरेट्स या पेट्रोल, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर भी लोग उसे खरीदना कम नहीं करेंगे, सो द गवर्नमेंट गेट्स स्टेबल टैक्स रेवेन्यू। You've nailed it. इलास्टिसिटी एक न्यूआंस्ड कॉन्सेप्ट है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमांड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। चलिए इस रूल को प्रैक्टिस करते हैं। पॉज एंड प्रैक्टिस दिस रूल। इफ डिमांड इज इनइलास्टिक, रेज द प्राइस टू रेज द रेवेन्यू। और अब मिनी रिकैप। In a nutshell, elasticity measures demand's sensitivity to price and is the key to understanding how price changes affect total expenditure. Wow! तो हमने एक सिंपल सी चॉइस से शुरू किया था और पूरी मार्केट की स्ट्रैटेजी तक पहुंच गए। यही तो इकोनॉमिक्स का जादू है। चलिए इस पूरी गहरी चर्चा को अब समराइज करते हैं। जरूर। आज का ब्रॉड माइक्रो थीम था द कंप्लीट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और हमने इसकी पूरी जर्नी देखी। हमने शुरू किया यूटिलिटी से, जहां हमने कार्डिनल यानी नंबर्स और ऑर्डिनल यानी रैंकिंग प्रेफरेंसेस को समझा। फिर हमने बजट लाइन को देखा, जो हमारी फाइनेंशियल रियलिटी है। उसके बाद हमने इन दोनों को मिलाकर ऑप्टिमल चॉइस फाइंड की, जहां MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो होता है, द स्वीट स्पॉट। इससे हम डिमांड के कॉन्सेप्ट पर पहुंचे, लॉ ऑफ डिमांड को समझा और शिफ्ट्स वर्सेस मूवमेंट्स में डिफरेंस जाना। फाइनली हमने इलास्टिसिटी को डिकोड किया, ये समझने के लिए कि डिमांड प्राइस चेंजेस पर कितना रिएक्ट करती है। कमाल है। अब लिसनर्स के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझने के लिए कुछ कंटेंट प्रोब्स हैं, सोचिएगा जरूर। नंबर 1, एक रियल लाइफ एग्जांपल से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करो। नंबर 2, अपनी इनकम और 2 फेवरेट गुड्स को लेकर अपनी बजट लाइन इमेजिन करो। अगर एक गुड का प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा? 3, ऑप्टिमल चॉइस इज एट टेंजेंसी। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? 4, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड के बीच का डिफरेंस बताओ एग्जांपल्स के साथ। 5, मूवमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्ट ऑफ द कर्व के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन टू। एंड नंबर 6, अगर आप एक कैफे के ओनर हैं तो आप कॉफी की प्राइस डिसाइड करने के लिए इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? और एक आखिरी थॉट या चैलेंज सबके लिए। जरूर। आप अगली बार जब कुछ खरीदने जाएं, चाहे वो एक कॉफी हो या नए शूज, एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, क्या सोचना है? इस आइटम के लिए मेरी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक? क्या इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था? अगर इसका प्राइस 10% ज्यादा होता, क्या मैं तब भी इसे खरीदता? अपनी चॉइस के पीछे की इकोनॉमिक्स को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। इस फैसिनेटिंग डीप डाइव में आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर की ये जर्नी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इंसाइटफुल डिस्कशंस। Until next time, keep questioning, keep learning. Keep learning.